व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल आप लोगों के। और पिछले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। एंड गाइस, न्यूज़ मिली कि नहीं, एप्लीकेशन पर टेस्ट पोर्टल लॉन्च हो गया है। सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दो अलग अलग बैचेस बने हैं। क्लास 11 का बैच अलग है, क्लास 12 का बैच अलग है। एंड गाइस, विश्वास नहीं मानोगे, आज दिन में मतलब 30 जून को लगभग 2 बजे वीडियो अपलोड किया था इसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर। ऑलरेडी 100 से ज़्यादा बच्चे बैच में एनरोल कर चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया तो फटाफट एनरोल कर लो, क्योंकि अब जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ उसका जेई नीट के लेवल का टेस्ट हम लोग वहाँ पर लिया करेंगे। आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर आपका प्रॉपर रिजल्ट, आपके प्रॉपर इवैल्यूएशन, आपकी रैंक की आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो गाइस, पूरा डेटा आपको अपने रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में वहां पर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और बैच कोड डालना है। मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का मैं काम करूंगा, या तो ऊपर आई बटन देकर आपको उसके बारे में मैं मेंशन कर दूंगा। मेरा वीडियो अगर रात में अपलोड होगा तो मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल परसों तक ऊपर आई बटन में आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोग चैनल पर जाओ और जो लेटेस्ट वीडियोस अभी मैंने डाले हैं उस पर आपको मिल जाएगा, आ गया टेस्ट पोर्टल ऐसा करके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहां से वो वीडियोस देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से टेस्ट वगैरह उसके अंदर होंगे। ऐप डाउनलोड करके रख लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर नोट्स पेड है, बाकी टेस्ट हमारे जो होंगे वो फ्री होंगे। केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, दैट इज कॉल्ड एज मोटी, MOT, मोटी। दिस इज मोटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ गाइस, एक्चुअली क्या हुआ, वी ऑल नो दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ वेरी गुड थ्योरी। आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी दैट वाज अ वेरी गुड थ्योरी, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी हमें कुछ चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। पहली चीज कि बॉन्ड बनता है, लेकिन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाता। दूसरी प्रॉब्लम, मैं एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि अगर किसी एटम के अंदर या कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएं, आई रिपीट, अगर आपको किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, दैट मींस वो एटम या वो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक नेचर का होगा। दैट विल बी मैग्नेटिक इन नेचर, मतलब वो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एंड साथ साथ में उसका कलर भी आपको दिखेगा, मतलब वो कलर भी शो करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सीधा सा ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, दैट मीन्स कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा एंड कलर भी शो करेगा। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बारे में कोई बात नहीं करती। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मेटल, किसी भी मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर को शो नहीं करती। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंदर है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंदर है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर और कलर शो करेगा, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर और कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। लेकिन ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी नहीं कहती। और इसके अंदर बहुत बड़ा एक एक्सेप्शन आता है। जैसे आपसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहती है कि हाँ इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा पाई बॉन्ड, और ये जो पहला बॉन्ड बनेगा, ये जो पहला बॉन्ड बनेगा ये PP ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा, और ये भी PP ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा। ये हम लोग वहां पर सीख चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर इस तरीके से एक PP ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना,
और एक साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना। ये हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। और जब हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के अंदर देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके ऑक्सीजन के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स अगर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो होना चाहिए डायमैग्नेटिक नेचर का। मतलब ऑक्सीजन ना तो कलर शो करेगा या ना तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं, जब हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक निकलता है, ना कि डायमैग्नेटिक। मतलब ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। मतलब ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये रूल फिक्स है प्यारे बच्चों, ये रूल फिक्स है कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक नेचर और कलर शो करेगा। ये रूल फिक्स है, ये रूल कभी चेंज नहीं होगा। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का फिक्स रूल है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीजन दिख रहा है पेयर्ड, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं पेयर्ड। इसका मतलब है कि यह डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन कैसा निकला? ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक निकला। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस तरीके के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं बता पा रही है। तो क्या है रियल स्ट्रक्चर, क्या है रियल कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन का, क्या है रियल कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन का? ऐसे रियल कॉन्सेप्ट आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी नहीं बता पाती। तो इतने सारे लफड़ों के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो गाइस इस बात को एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में फिर यह सवाल आ जाता है कि सर अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतने सारे लिमिटेशंस हैं तो क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती है? तो प्यारे बच्चों हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि भले ही लुईस कॉसेल थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, भले ही वीएसीपीआर थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, भले ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज नहीं होती, वो आज भी अप्लाई होती है। आप आज भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, आप आज भी पीपी, पीएक्स पीएक्स, पीवाई पीवाई, पीजेड पीजेड, एस एस ओवरलैपिंग करोगे। आज भी आप ओवरलैपिंग एस और पीजेड की करोगे अगर हेड ऑन हो रही है तो। आज भी आप लुईस कॉसेल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल बनाओगे जो हमने शुरुआत में सीखा था। मतलब कॉन्सेप्ट सब यूज होंगे। जहां पर कुछ जगह पर लिमिटेशन आ जाता है, जैसे अभी ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है कि वो डायमैग्नेटिक है लेकिन है पैरामैग्नेटिक, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे है तो वो बताने के लिए आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओगे। मतलब आपने एक मॉलिक्यूल को परफेक्टली जानने के लिए ये अलग अलग थ्योरीज पढ़ी। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पक्की बात? तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले यहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुन्स एंड मिलिकेन। हुन्स एंड मिलिकेन। मिलिकेन कौन थे? मिलिकेन वो थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया था थॉमसन अंकल को। और हुन्स कौन है? जिन्होंने वो हुन्स प्रिंसिपल, हुन्स लॉ दिया था। तो हुन्स एंड मिलिकेन ने मिलकर 1932 के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस देखने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ क्या है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, वो अब हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं वो पार्शियली ओवरलैप करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि वो पार्शियली ओवरलैप नहीं करते, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। और इस प्रकार मिक्स होते हैं कि आप उन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। कैसे? इमेजिन करो, चलो इमेजिन करो, मेरे पास में एक तवा है, मेरे पास में एक तवा है जिसको अभी मैंने गर्म किया। मैंने एक अंडा लिया
और उस अंडे को मैंने फोड़ दिया। तो जब अंडे को मैंने फोड़ा तो अंडा आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अभी इमेजिन करा आपने। अब मैंने क्या करा, अभी ये लिक्विड है और ये योक है और ये उसके आसपास का व्हाइट पोर्शन है। मैंने तुरंत एक दूसरा अंडा लिया और दूसरे अंडे को इस तरीके से रख के फोड़ दिया इसके ऊपर। अब मैंने 2 अंडे इस तरीके से फोड़ दिए। अब क्योंकि ये दोनों लिक्विड हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये इस तरीके से सिर्फ पार्शियली ओवरलैप करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि क्योंकि दोनों अंडे अभी लिक्विड हैं, ये दोनों पूरी तरीके से इंटरमिक्स हो जाएंगे और अब आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा एक मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात आपको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जो वैलेंस शेल है, जो एक्चुअली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। बस आपको 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, बाकी ऑर्बिटल्स में आप बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पूरी तरीके से मर्ज हो गए तो अब इन मर्ज्ड ऑर्बिटल्स को आप एक नया नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जिस तरीके से जो 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं पूरी तरीके से, और मिक्स होने के बाद ये एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं नए ऑर्बिटल्स जिनका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये बात आप लोगों को समझ में? जिस तरीके से 2 अंडे मिक्स हो गए, बस आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं लेकिन इनके ऑर्बिटल पूरी तरीके से मिक्स हो गए। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला ऑर्बिटल का पोर्शन किसका है, क्योंकि वो इसका भी हो सकता है, क्योंकि अब पूरा आपको स्ट्रक्चर यहां पर व्हाइट दिख रहा है। एग योग जो है वो येलो है, लेकिन ये जो एग व्हाइट है ये तो पूरा सेम है, इसका और इसका सेम है, तो कौन सा किसका है क्या पता। इसको बोलते हैं पहला हमारा पोस्टुलेट, कि जिस प्रकार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा नहीं कहती। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि दोनों पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे द atomic orbitals of the combining atom, यानी वो एटम जो कंबाइन करने वाले हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, सो द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स completely mixed with each other, completely mixed with each other to form a new molecular orbital, a new molecular orbital। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को ये बात? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके कोई दिक्कत? तो कैसे दिखेगा अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से ये हो गया आपका एक एटम का न्यूक्लियस और ये हो गया आपके दूसरे एटम का न्यूक्लियस। ये दोनों एटम के न्यूक्लियस हो गए। अभी हम लोग यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब आप एक्सरे लेते हो या जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से या किसी भी मेथड से जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल को देखते हो तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपको इस तरीके से क्लाउड के फॉर्म में दिखता है। तो ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। सिमिलरली ये दूसरे एटम का अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है, ये दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि बस ये दोनों ओवरलैप करेंगे, यानी सिर्फ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा दिखाई नहीं देने वाला। दैट मीन्स यहां पर जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एटम पास में आएंगे, ये इस तरीके से मर्ज कर जाएंगे कि आपको यहां पर समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा ऑर्बिटल किसका है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको यहां पर ये मर्ज होते हुए नजर आएंगे और ये पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं और अब ये आपको कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे कि किसी ने गॉगल पहन लिया और चश्मा पहन के। समझ में आ रही बात? तो दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग विल गिव यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर अगर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल कहला रहा है, ये भी अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल कहला रहा है, तो अब ये हो गया आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये भी हो गया एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ क्या हो गए?
मिक्स हो गए। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पहला पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, पक्की बात। सेकेंड पॉइंट, जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, ठीक उसी तरह अब वो इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। समझ में आ गई बात? एटम के पास क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल के पास क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई जब एटॉमिक ऑर्बिटल अकेला था, जब एटम अकेला था, तब उसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल था, लेकिन अब जब वो कंबाइन हो गया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एटम अकेला था, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल में घूमेगा, लेकिन अब तो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल में ना घूमते हुए किसमें घूमेगा? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो हम लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन in atom was in atomic orbital, but after mixing now the electrons are found in molecular orbitals in a molecule। यानी जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होगा। मतलब आप सीधी भाषा में इसको ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन एटम इज फाउंड इन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इज फाउंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? पक्की बात, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी खास बात करते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेरे भी आया है, एस ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। तो यहां पर ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, यहां पर कंप्लीट मिक्सिंग हो रही है। तो यहां पर मिक्सिंग कैसे हो रही है? तो यहां पर मिक्सिंग भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने जो ओवरलैपिंग के जो हम लोगों ने क्राइटेरियाज पढ़े थे, ठीक वैसे ही यहां पर मिक्सिंग होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly same energy can only form molecular orbital by mixing। समझ में आ रही बात? यानी आपके पास में पर नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए। यहां पर स्टार क्यों बनाया मैंने? क्योंकि आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। यानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर क्लियर नहीं है। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, ओरिएंटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी यहां पर ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी है। अब यहां पर कैसे मिक्सिंग होगी मैं बताता हूं। अगर आपके पास में 1s ऑर्बिटल है तो वो दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ही मिक्स होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, ये चीज वैलिड है। अगर आपके पास में 1s ऑर्बिटल है और आप चाहें कि दूसरे एटम के 2s ऑर्बिटल के साथ मिक्स होकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1s और 2s की एनर्जी में काफी डिफरेंस है। भाई 1s तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, एंड 2s न्यूक्लियस से दूर है इसलिए उसकी एनर्जी अलग होगी। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, सेम या ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले यहां पर ओवरलैप कर पाएंगे। फिर अगर आप यहां पर देखें कि 2s 2pz के साथ ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले, तो ये फैक्ट सही है, ये पॉसिबल है। बट यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, यहां पर मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, हेड ऑन। यहां पर मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, हेड ऑन मिक्सिंग होनी चाहिए। मतलब ये दोनों का जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो सेम होना चाहिए। मतलब यहां पर कौन सा बैरियर काम करेगा, ओरिएंटेशन। ये अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीखे थे ना
कि ये S और ये P कब ओवरलैप करेगा, जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर एक दूसरे के सामने आएंगे। ठीक उसी तरह यहां पर ओवरलैप ना करते हुए अपन पूरी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, दोनों को पूरी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, तो यहां पर प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया फंडा। अगर यहां पर S ऑर्बिटल है तो वो PZ के साथ क्यों ओवरलैपिंग में जा रहा है, क्योंकि ये दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हैं, इनका हेड ऑन कोलिजन होगा, ये दोनों इस तरीके से मिलेंगे, इसलिए इनकी मिक्सिंग पॉसिबल है। हेड ऑन मिक्सिंग के बाद ये अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर S ऑर्बिटल की आप PY के साथ मिक्सिंग करें, अच्छा एक काम करो, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। अरे मेरे सूखे हुए टमाटर के गीले गीले बीज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया, मैं यहां का ये पॉइंट रब करने वाला हूं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। ठीक है, वैसे बहुत प्यारा लुक आ रहा है, काफी अच्छी राइटिंग दिख रही है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, इच्छा नहीं होती मिटाने की, बट क्या करो। तो देखो जैसे यहां पर ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बोलो कि सर ये S ऑर्बिटल है और इसके सामने मान लीजिए ये P ऑर्बिटल आ रहा है, अगर ये 2S है और फॉर एग्जांपल ये 2PX है, तो यहां पर इनकी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनाओगे, तो जब आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जब आप न्यूक्लियस के बीच से लाइन बनाओगे, तो न्यूक्लियस के बीच की लाइन इस P ऑर्बिटल के नोड पर पड़ेगी, और नोड पर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो यहां पर मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब यहां पर ओवरलैपिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ हिसाब से यहां पर मिक्सिंग भी नहीं होगी, तो यहां पर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? सेम फंडा यहां पर P ऑर्बिटल्स के लिए भी है। देखिए अगर आपके पास में 2PZ है तो वो 2PZ के साथ मिक्स होकर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाकर दे देगा। क्यों? दोनों का एक्सिस सेम है। 2PY के साथ मिक्स होकर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा, वो भी ठीक है। 2PX के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा, वो भी ठीक है। लेकिन फिर एक लफड़ा आ गया कि अगर मान लीजिए आपके पास में 2PX है और आप उसको 2PY के साथ ओवरलैप कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2PX ऐसा है और 2PY एक बोर्ड के पीछे है और एक बोर्ड के बाहर निकल रहा है, ये 3 डायमेंशन है, तो यहां पर भी दोनों के नोड ही आमने सामने टकरा रहे हैं, इसलिए इस तरीके का मर्जिंग पॉसिबल नहीं है, इस तरीके की मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल दो अलग अलग एटम के मिक्स होंगे। अच्छा, यहां पर ये ऑर्बिटल एक दूसरे एटम का है, ये ऑर्बिटल एक दूसरे एटम का है। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कंसेप्ट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे, हाइब्रिडाइज हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो यहां पर 1s के साथ जा सकता है, 1s 2s के साथ नहीं जाएगा। 2s के साथ जा सकता है, भाई वो भी तो पॉसिबल है ना, मतलब 2s के साथ जरूर मिक्स होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जरूर देगा, लेकिन फिर आप सोचना 2s 3s के साथ नहीं जाएगा, इस तरीके से। देन सेकेंड शेल पर 2s और 2pz क्यों कंबाइन हो गए? क्योंकि दोनों सेकेंड शेल पर है, 2s और 2p दोनों सेकेंड शेल पर है, इसलिए इनकी ऑलमोस्ट या नियरली इनकी सेम एनर्जी है, इक्वल नहीं है पर नियरली सेम एनर्जी है s और pz की, और इनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर बैठ रहा है, इसलिए इनकी मिक्सिंग पॉसिबल है। ये दोनों सेम एनर्जी वाले हैं, 2px और 2py की एनर्जी सेम है, लेकिन फिर भी मिक्स क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनका ओरिएंटेशन अलग है। तो प्यारे बच्चों, मिक्सिंग करने के लिए ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा। यह बात एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में ना दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको बहुत डिटेल में इसको बता दिया। प्लीज इसको फटाफट नोट करो ताकि इसको मैं रब कर सकूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे चले, चलिए रब करें इसको, बढ़े आगे। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन, आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन अभी एटम के अंदर घूम रहा है, तो उसको कितने न्यूक्लियस ने अफेक्ट किया होगा? जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एटम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक। तो जब एक एटम होगा या जब वो एटम अकेला होगा, तब उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होगा,
उस पर अभी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस असर करेगा, अभी उसको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बन जाएगा तो मॉलिक्यूल बनने की वजह से क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म और वो मिक्स हो गया, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो अब वो इलेक्ट्रॉन एक नहीं 2 न्यूक्लियस, या अगर उस मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 3 न्यूक्लियस, 4 एटम है तो 4 न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यह भी आपका एक न्यूक्लियस है और यह आपका दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये 2 अलग अलग एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरीके से घूम रहा है। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन पर पूरा असर, इस इलेक्ट्रॉन पर अभी जो पूरा इंपैक्ट है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी जो पूरा अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो सिर्फ ये न्यूक्लियस लगा रहा होगा। इसलिए यहां पर आप बोलेंगे कि ये जो एटम है ये मोनोसेंट्रिक है, यानी ये जो कंसेप्ट है ये क्या बोला जाएगा, मोनोसेंट्रिक। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। सिमिलरली जब आप यहां पर इस एटम को देखेंगे तो इस एटम के अंदर भी ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, तो ये भी अभी क्या कहलाएगा, मोनोसेंट्रिक। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो ये इसका न्यूक्लियस और ये पास वाले का न्यूक्लियस, ये दोनों के ऑर्बिटल्स सब मिक्स हो गए। और जब ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए तब वो ऑर्बिटल्स मिक्स होने के बाद आपको ऐसे नजर आ रहे, ठीक है। तो ये हो गए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर अब बन चुके हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों बात को? तो ये हो गए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर आप समझो कंसेप्ट कि यहां पर इस ऑर्बिटल के अंदर कोई फिक्सेशन नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है या ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का, कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि रास्ते मिल चुके हैं। तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस न्यूक्लियस का हो, ये घूमते घूमते इस न्यूक्लियस के पास चला गया हो, फिर ये घूमते घूमते अपने रास्ते पर आ गया हो, फिर ये घूमते घूमते इधर चला गया हो। तो ये इस तरीके से घूम रहा है अब तो अब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का भी असर है और इस न्यूक्लियस का भी असर है। बात समझ में आ रही बात आप लोगों को प्यारे बच्चों? तो यहां पर इसे बोला जाएगा पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मैंने क्यों बोला उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। वैसे मैं इसे डायसेंट्रिक भी बोल सकता था क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस होते तो ट्राइसेंट्रिक, लेकिन अपन इसको पॉलीसेंट्रिक बोलो वेयर देयर आर मोर देन 1 न्यूक्लियस। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जब एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करें, उस पर अफेक्ट करें, उसके ऊपर अपना फोर्स लगाएं, तो वो मॉलिक्यूल पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो इसका स्टेटमेंट अपन स्टेटमेंट नंबर कौन सा है? 4। हाँ, तो हम लोग 4 स्टेटमेंट लिखेंगे दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन एटॉमिक ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड। इसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस, hence it is called as monocentric। क्या बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों? hence it is called as monocentric। लेकिन but when the electron is in molecular orbital, जब वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाता है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं। तो व्हेन इट इज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन 1 न्यूक्लियस। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन 1 न्यूक्लियस, हेंस it is called as polycentric। hence it is called as polycentric। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको पॉलीसेंट्रिक बोलेंगे। फटाफट इसको नोट करेंगे लाडले बच्चे मेरे। अरे इसको जल्दी जल्दी नोट करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया? जल्दी लिखिए। बसंती, धर्म जी, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। नहीं सुना हेमा मालिनी कैसे बोलती है?
वीरू जय। चलिए रब करें, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट पॉइंट की। और गुलजारी लाल समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मेरे सोनू मोनू, चलिए पांचवा पॉइंट हमें यह सिखाता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की एक डेफिनेशन सिखाई थी। मैंने कहा था इट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज एन एरिया इन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। यानी एटम का वो एरिया, वो हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 90%, 90% हो, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब यहां पर आपके सामने एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? इट इज एन एरिया इन मॉलिक्यूल। अब एटम नहीं रहा, अब मॉलिक्यूल बन गया, तो इट इज एन एरिया इन मॉलिक्यूल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। तो फिफ्थ पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है, एस in atom the area where probability, an area where probability of finding electron is 90% is called as atomic orbital. Similarly, the area in a molecule, similarly the area in a molecule where probability of finding electron, probability of finding electron is 90% is called as molecular orbital. उसे बोला जाएगा molecular orbital। क्या बात कर रहे हैं धर्म जी? बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अरे ओ सांबा, छठा पॉइंट क्या है रे? तो छठा पॉइंट ये है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या करा, एस ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर दिया। तो जब दो चीजें मिक्स होती है तो वो एक नई चीज बनाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। याद करो हाइब्रिडाइजेशन में क्या सिखाया था भाई? कंसेप्ट देखो, मैंने बोला था एक प्लेट सेव ले ली और एक प्लेट परमल ले लिया। तो अब आपके पास में चलो 1 किलो परमल ले लिया, अपन लोग ज्यादा हो गए आजकल, 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, तो 1 किलो सेव और 1 किलो परमल ले लिया। दोनों को मैंने मिक्स करा, तो दोनों के मिक्स करने की वजह से क्या बन गया? सेव परमल। लेकिन ये सेव परमल कितने किलो होगा? 1 किलो होगा क्या? अब ये 2 किलो हो जाएगा, 1 + 1, तो ये कितना हो गया? 2 kg। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब अगर आप इसको 2 प्लेटों में डिवाइड करो तो एक प्लेट में सेव परमल, दूसरे प्लेट में सेव परमल 1-1 किलो जाएंगे। समझ में आ रही बात? यानी सब कुछ बराबर है यहां पर सब कुछ बराबर है, बस सेव और परमल पहले अलग अलग थे, अब मिक्स हो गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक उसी तरह यहां पर जब आप लोग 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स करने पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। 10 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे 10 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसा कभी मत सोचना कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर दिए तो एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, ऐसा कभी नहीं होता प्यारे बच्चों। तो ये पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड
will be equal to the number of molecular orbital formed। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब अगर आपने यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करे हैं तो आपको यहां पर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, 7th पॉइंट। अब अगर मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, तो यहां पर इन्हें क्या बोला जाएगा? तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो आपको दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। उसमें से एक को बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का नाम क्या रखा जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे का नाम रखा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो 7th पॉइंट क्या हो जाएगा? द फर्स्ट molecular orbital formed is called as bonding molecular orbital, and the other is called as anti bonding molecular orbital। यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो उन दोनों में से पहला बनेगा बॉन्डिंग, दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। समझ गए? अब अगर मान लीजिए आपने 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करे तो 6 में से 3 आपको मिलेंगे बॉन्डिंग, 3 मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग। बात समझ में आई आप लोगों को क्या बोलना चाहा मैंने? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करे तो आपको 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे उस रूल के हिसाब से, लेकिन 6 में से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्की बात? चलिए देन यहां पर इनके नाम से कुछ समझ में आ रहा है? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। भाई एंटी बॉन्डिंग हमेशा काम बिगाड़ेगी, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग होने को रोकेगी और बॉन्डिंग करने में मदद करेगा। इसी वजह से इनका नाम रखा गया बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब समझो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लेस है, हैव लेस एनर्जी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मोर स्टेबिलिटी। यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल बनाने को प्रमोट करेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ मॉलिक्यूल बनाना चाहिए, इसीलिए इनका नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखा गया। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है, सॉरी जिनकी स्टेबिलिटी कम है, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अब जो स्टेबल ही नहीं है, क्या वो मॉलिक्यूल बना पाएगा? नहीं। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? उस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नाम दे दिया गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग को प्रमोट ना करे वो एंटी बॉन्डिंग। उसका कारण क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है तो उनकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बातें कम होगी। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम बॉन्डिंग क्यों रखा गया? क्योंकि उनकी एनर्जी कम है और उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? नोट करेंगे फटाफट से ये पॉइंट 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों का। मैं शिनचैन आपको पढ़ाने आया हूँ, लगता है मुझे इसे मिटाना होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो 8th पॉइंट के बाद लेट्स टॉक अबाउट द 9th पॉइंट। और बच्चों 9th पॉइंट ये है कि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? पाउली यानी पॉली हुंड्स एंड अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। तो 9th पॉइंट बोलता है the electrons must be filled in the molecular orbital according to above Pauli's and Hund's
रूल। क्या बात समझ में आ गई? यानी आपको अफबाउ प्रिंसिपल यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रखना है। मतलब पहले आप इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रखेंगे, बॉन्डिंग भर जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। हुंस कहता है कि पहले एक ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करो, फिर उसको फुल्ली फिल्ड करो, फिर हायर एनर्जी लेवल पर जाओ। और पॉली कहता है कि जिस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हो उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा मतलब उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। तो ये तीनों रूल यहां पर भी लगेंगे, ठीक है। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस प्रकार आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्मा और पाई बॉन्ड बोला था, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, हम उन्हें नाम देंगे। वहां पर हम लोग बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बोल रहे थे, यहां पर केस उल्टा है। तो यहां पर केस क्या है? द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज सिग्मा, पाई, डेल्टा एक्सेट्रा, ठीक है। वेयर एस द एंटी बॉन्डिंग टंग 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 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, स्टार ही स्टार। समझ में आ गई बात? मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, जो बॉन्डिंग को प्रमोट करेगा, उसका नाम सिग्मा रखा जाएगा, पाई रखा जाएगा, डेल्टा रखा जाएगा, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसके ऊपर बस स्टार लगा दिया जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब यह डेल्टा, सिग्मा, पाई कैसे बनता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये अभी अपन ने पढ़ना शुरू किया है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के 10 की पॉइंट समझने के बाद मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पढ़ाऊंगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, LCAO, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 100% समझ में आ जाएगी। तो अभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इंट्रोडक्शन के 10 पॉइंट्स जरा अच्छे तरीके से अपने पास में नोट करके रखना। कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में LCAO इन द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। नोट्स ग्रेविटी ऐप पर अवेलेबल है। टेस्ट के लिए बैचेस बन चुके हैं, वीडियो आ चुका है। टेस्ट को कैसे आपको बैच में एनरोल करना है, सब कुछ फ्री है। बस आपको एक बैच कोड डालना है, क्विजर 11, क्विजर 12 जो भी है वो आप उस वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहो, सपोर्ट करते रहो, ताकि ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।